नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एरर कोड के बारे में। एयर कंडीशनर में जो एरर कोड आते हैं एक्चुअल में वो एरर कोड क्या होते हैं, कैसे उनको रीड करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट एरर के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा आता है और सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान भी करता है। तो बात करते हैं एरर की। एरर का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में देखें तो एरर का मतलब होता है गलती। यानी कि एयर कंडीशनर के अंदर अगर कोई भी कंपोनेंट या कोई भी प्रोसेस ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके आगे एरर लगा देगा। अब जैसे एक कंपोनेंट है एयर सेंसर। अब एयर सेंसर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एयर सेंसर का एरर आ जाता है। यानी कि एयर सेंसर जिस काम के लिए लगाया गया है अगर वो काम ठीक से नहीं हो रहा है या पूरा नहीं हो रहा है, एयर सेंसर ओपन है या शॉर्ट है, तो एयर सेंसर का एरर आता है। इसी तरह से बाकी भी कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ प्रोसेस भी होते हैं। जैसे रेफ्रिजरेंट ट्रैवल करता है रेफ्रिजरेंट सिस्टम के अंदर, तो वो ठीक से अगर ट्रैवल नहीं कर रहा, चोकिंग हो गया है या फिर उसमें गैस कम है तो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो रेफ्रिजरेंट का एरर आ जाता है। अब एक और एरर आता है जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन एरर। अगर कम्युनिकेशन एरर का मतलब है कि इंडोर से आउटडोर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इंडोर आउटडोर को कमांड भेजता है, आउटडोर इंडोर को कमांड भेजता है, अगर वो ठीक से नहीं हो पा रहा है तो कम्युनिकेशन का एरर आता है। तो चलिए देखते हैं कि कई सारे ब्रांड जो हैं वो एरर कोड को अलग अलग कोड के हिसाब से नॉमिनेट करते हैं। सभी ब्रांड के एरर कोड सेम नहीं होते हैं। तो कुछ ब्रांड के बारे में हम देख लेते हैं कि एक ही प्रॉब्लम के लिए कोई ब्रांड कुछ और कोड डिक्लेयर करता है, कोई ब्रांड कुछ और कोड डिक्लेयर करता है। प्रॉब्लम सबकी एक है। हो सकता है कि जैसे एयर सेंसर है, वोल्टास एयर सेंसर को एयर सेंसर की प्रॉब्लम के लिए E4 एरर कोड देती है, कोई दूसरी कंपनी है वो E3 देती हो। सो इसलिए जब कभी भी कोई भी एरर कोड आ रहा हो तो हमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली होती हैं। सबसे पहला तो ये कि वो किस ब्रांड का एसी है, दूसरी बात ये है कि उसका मॉडल क्या है। तो फिर हम उस ब्रांड का उस मॉडल के अकॉर्डिंग एरर कोड का लिस्ट देखेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि वो जो कोड आ रहा है एसी के अंदर, एरर कोड आ रहा है, उसका सही मतलब क्या है, उसकी सही डिस्क्रिप्शन क्या है, जिससे कि हम एक सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं और एसी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक से सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम देखते हैं, मेरे पास ये बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि वोल्टास ब्रांड के हैं। मैंने एक लिस्ट खोली हुई है जिसमें ये मॉडल आपको दिख रहे होंगे। इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं मेरे पास, लगभग जो है वो 126 मॉडल के आसपास हैं। सो सभी मॉडल्स के आगे उनका एरर कोड का लिस्ट जो है मैंने वो लगाया हुआ है। सो इन लिस्ट को खोल के हम एक बार देखते हैं। सपोज़ हम लास्ट में देखते हैं कि ये वाले जो हमारे मॉडल हैं, ये जो मॉडल्स हैं लगभग 11 मॉडल्स हैं। इन सभी 11 मॉडल्स का जो एरर कोड का लिस्ट है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अगर हम इसको खोल के देखेंगे तो ये इसका लिस्ट है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर एरर दिखाया गया है। E0 एरर जो है वो इंडोर यूनिट EEPROM पैरामीटर का एरर दिखाया गया, यानी कि इंडोर का मेमोरी लॉस हो गया है अगर तो E0 एरर आएगा। और E1 देखते हैं तो इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन एरर है। जैसे उसी तरह से E2 देखते हैं तो जीरो क्रॉसिंग एरर है। E3 जो है वो फ़ैन की स्पीड के लिए है। E4 जो है वो रूम सेंसर के लिए है। E5 जो है वो कॉइल सेंसर के लिए है। सो इसी तरह से बहुत सारे एरर जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। उसकी डिस्क्रिप्शंस आगे लिखी हुई है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी एरर कोड यूनिट के ऊपर आ रहा है तो उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि उसका मॉडल क्या है। चलो अब एक बार दूसरा मॉडल्स का एक बार देख लेते हैं। अब मेरे पास ये कुछ और मॉडल्स हैं। इन और मॉडल्स में मैं इन मॉडल्स, ये बहुत सारे मॉडल्स हैं, इनका एक फ़ाइल खोल लेता हूँ। तो ये इसका फाइल है। यहाँ हम देखते हैं कि E एरर जो है वो आता है इंडोर EE फॉल्ट, यानी कि इंडोर की EEPROM प्रॉब्लम है, यानी कि इंडोर का मेमोरी लॉस हो गया है, तो उसके लिए E आएगा। E1 देखते हैं तो फ़ैन का प्रॉब्लम है, अगर इंडोर के फ़ैन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो E1 एरर आएगा। ज़ीरो क्रॉसिंग एरर E2 के लिए है, E2 ज़ीरो क्रॉसिंग के लिए है। कॉइल सेंसर के लिए E3 आता है। E4 जो है वो एम्बिएंट सेंसर के लिए आता है, यानी इंडोर में जो रूम सेंसर लगा होता है उसके लिए। E0 जो है वो आउटडोर का EEPROM प्रॉब्लम, यानी आउटडोर की PCB का मेमोरी अगर लॉस हो गया है तो E0 एरर आएगा। और E6 देखते हैं तो इंडोर एंड आउटडोर मशीन कम्युनिकेशन फॉल्ट, यानी कम्युनिकेशन एरर आएगा तो E6 एरर आएगा। तो अभी हमने जैसे दूसरे मॉडल्स में देखा था कि उसमें क्या था कि E1
जो एरर है वो कम्युनिकेशन एरर था। और उसके अलावा मैं दूसरा मॉडल देखता हूँ तो उसमें E6 एरर है। अब ये एक ही ब्रांड है, वोल्टास ब्रांड है, बट मॉडल अलग अलग है। मॉडल अलग अलग होने की वजह से क्या होता है कि जो है ये कोडिंग जो है वो चेंज हो गई। प्रॉब्लम एक ही है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, बट एक मॉडल में कम्युनिकेशन को E6 से नॉमिनेट किया है, एक मॉडल में कम्युनिकेशन को E1 से नॉमिनेट किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम एरर कोड रीड करते हैं तो हमें मॉडल और ब्रांड पता होना ज़रूरी है। सो अभी हम देख लेते हैं कुछ ब्रांड्स हैं जो देख लेते हैं कि एक कम्युनिकेशन एरर को किस किस कोड से नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ब्रांड हैं, वोल्टास है, LG है, डाइकन है, सैमसंग है, ब्लू स्टार है, हिटाची, करियर, गोदरेज, सैन्यो। अब अगर हम देखें वोल्टास, E6 एरर, E1 एरर, EL01 एरर, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? कम्युनिकेशन एरर। LG अगर देखते हैं CH05, डाइकन देखते हैं U4, सैमसंग देखते हैं E101, E102, ब्लू स्टार E6। ये जितने भी मॉडल हैं इन सब में जो एरर शो कर रहे हैं इन सब का मतलब कम्युनिकेशन एरर है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, लेकिन ब्रांड जो है वो उस प्रॉब्लम को अपने अपने हिसाब से कोडिंग कर रहे हैं, अपने हिसाब से नॉमिनेट कर रहे हैं। तो चलो हम एक बार देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन एरर जो है वो किन किन वजह से आता है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन एरर ही ऐसा मुश्किल प्रॉब्लम है जो आजकल टेक्नीशियंस को ज़्यादा परेशान करता है। जितने भी टेक्नीशियंस हैं इन्वर्टर AC रिपेयर करने वाले, उनके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि कम्युनिकेशन एरर आया तो उसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसमें कोई पार्ट तो ख़राब है नहीं। अब पार्ट अगर ख़राब भी है तो उसको डायग्नोज कैसे करें? कम्युनिकेशन एरर कोई सिंगल पार्ट ख़राब होने की वजह से आता नहीं कि इंडोर में या आउटडोर में कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम होने की वजह से कम्युनिकेशन एरर। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कम्युनिकेशन जो एरर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मेरे पास जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन एरर जो है वो किन किन रीज़न से आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं मैचिंग कोड CPU ऑफ इंडोर एंड आउटडोर। इसमें क्या होता है कि सभी जो ACs होते हैं उसमें एक इंडोर होता है, एक आउटडोर होता है, और उन सब में उनका कोड अलग अलग होता है, उनके सीरियल नंबर अलग अलग होते हैं, बट एक नंबर ऐसा होता है जो दोनों का एक ही जैसा होता है, यानी कि CPU कोड। कुछ मॉडल में CPU कोड बोलते हैं, कुछ मॉडल में कुछ और बोलते हैं। CPU का मतलब होता है कंप्लीट बिल्ट यूनिट। तो अगर हम देखेंगे इसका कोड अलग है, इसका कोड अलग है, ये आउटडोर है, ये इंडोर है, इसका सीरियल नंबर अलग है, इसका सीरियल नंबर अलग है, लेकिन दोनों का जो CPU कोड है वो सेम है। अब दोनों का CPU कोड सेम होने का मतलब ये है कि ये वाला इंडोर ये वाले आउटडोर के साथ में सिंक किया गया है। तो अगर ये दोनों का कोड सेम रहेगा तो उसमें कम्युनिकेशन एरर नहीं आएगा। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो कई बार क्या होता है कि जब एक नया AC कोई डीलर डिलीवर करता है और एक ही गाड़ी में कई सारे यूनिट इंडोर के हैं, कई सारे यूनिट आउटडोर के हैं, तो इसका इंडोर उसका आउटडोर किसी कस्टमर के घर पे डिलीवर हो गया और कोड मैच नहीं किया, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इंस्टॉलेशन करते समय सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि दोनों का CPU कोड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो कम्युनिकेशन एरर आएगा। दूसरा समझते हैं, दूसरा पॉइंट होता है लाइन न्यूट्रल मेन कनेक्शन शुड बी एज पर द पैरामीटर। सो हम देखते हैं कि जो इंडोर में हमारी मेन लाइन आता है स्टेबलाइज़र से आता है, और स्टेबलाइज़र से पहले MCB में आता है। तो स्टेबलाइज़र से जो मेन सप्लाई हमारी इंडोर में आ रही है उसमें लाइन, न्यूट्रल और अर्थ तीनों जो हैं वो ठीक से होने चाहिए। ठीक का मतलब ये है कि जो इसमें वायर है ब्राउन वाला, ब्राउन नॉर्मली जो है वो लाइन होता है, और ब्लू वाला जो है वो नॉर्मली न्यूट्रल होता है, और ग्रीन जो है वो अर्थ होता है। सो रेड या ब्राउन बार पे ही लाइन होना चाहिए। तो ये प्रॉपर तरीके से चेक कर लो लाइन टेस्टर से या मीटर से कि ब्राउन वाले बार पे ही लाइन आ रही है या नहीं आ रही है, कहीं वो इंटरचेंज तो नहीं है, क्योंकि कई बार पीछे से लाइन न्यूट्रल इंटरचेंज आते हैं तो इधर भी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो वो इंटरचेंज नहीं होना चाहिए, ब्राउन वाले वायर पे ही लाइन होना चाहिए और ब्लू वाले पे ही न्यूट्रल होनी चाहिए। अगला पॉइंट है प्रॉपर अर्थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वोल्टेज शुड बी 220 to 240 वोल्ट।
इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो हम मेन सप्लाई आती है उसमें अर्थिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इन्वर्टर एसी में अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, इतना बड़ा सर्किट है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स काम करते हैं। कहीं पर भी वोल्टेज अगर लीक करती है, सो जो लीकेज वोल्टेज होती है वो पूरे सर्किट में घूमती है। अब इन्वर्टर एसी में क्या होता है, इंडोर से आउटडोर, आउटडोर से इंडोर जो है ना, वो कमांड आती जाती रहती हैं। वो सिग्नल्स होते हैं और उन सिग्नल्स के बीच में ये जो लीकेज वोल्टेज है अगर आ जाती है तो वो सिग्नल्स को डिस्टर्ब करती है। सो कम्युनिकेशन ठीक से पास नहीं हो पाता इंडोर से आउटडोर, आउटडोर से इंडोर के बीच में, तो फिर कम्युनिकेशन एरर आता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि अर्थिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब अर्थिंग चेक करने के बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, बट फिर भी मैंने एक मेथड आसान तरीके से समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको लाइन न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज चेक करनी है, उसके बाद लाइन और अर्थ के बीच में वोल्टेज चेक करनी है, जो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए अगर प्रॉपर अर्थिंग है। तो अगर वोल्टेज लाइन न्यूट्रल के बजाय लाइन अर्थ में कम आ रही है तो इसका मतलब वो अर्थिंग वीक है। अब जितना कम आएगा उतना ज़्यादा वीक है। और उसके बाद फिर हम अर्थ और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो लेस देन 5 वोल्ट होनी चाहिए। अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब जो है कि वो अर्थ जो है वो वीक हो गया है, जिससे कि लाइन जो है वो लीक हो रही है, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगला पॉइंट जो है, इंडोर और आउटडोर कनेक्शन शुड बी इन सीक्वेंस। इसका मतलब ये है कि लाइन इंडोर से आउटडोर के बीच में जो हम केबल कनेक्ट करते हैं उसमें 4 कोर होती है, एक लाइन, एक न्यूट्रल, एक अर्थ और एक सिग्नल के लिए। सो वो प्रॉपर होनी चाहिए। लाइन से लाइन कनेक्ट होना चाहिए, न्यूट्रल से न्यूट्रल कनेक्ट होना चाहिए और सिग्नल से सिग्नल कनेक्ट होना चाहिए। सो वो इंटरचेंज नहीं होना है। जैसे लाइन से लाइन कनेक्ट करना है, न्यूट्रल से न्यूट्रल कनेक्ट करना है, सिग्नल से सिग्नल कनेक्ट करना है और अर्थ से अर्थ कनेक्ट करना चाहिए। लाइन न्यूट्रल आपस में इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। अगर लाइन न्यूट्रल इंटरचेंज होते हैं तो भी कम्युनिकेशन एरर आएगा, और अर्थिंग तो बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट समझते हैं, joint should not be there in connecting wire for indoor to outdoor। आमतौर पर देखा होगा कि जब इंडोर या आउटडोर जब हम इंस्टॉल करते हैं और उनके बीच में दूरी ज़्यादा होती है, कुछ एक फिक्स साइज़, फिक्स लेंथ की वायर उसके साथ में आती है, बट जब लेंथ उससे ज़्यादा होती है इंडोर और, तो हम एक कुछ एक्स्ट्रा वायर लेके उसके साथ में जोड़ देते हैं। सो वो जॉइंट जो है वो भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह से जॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंडोर से आउटडोर को कनेक्ट करने के लिए कंप्लीट एक सिंगल वायर होनी चाहिए, बीच में जॉइंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगला समझते हैं, लूज कनेक्शन शुड नॉट बी देयर। लूज कनेक्शन ऑब्वियसली अगर इंडोर या आउटडोर या जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वहाँ कहीं पर भी अगर लूज कनेक्शन है, कनेक्टर लूज है या थिम्बल लूज है, यहाँ पर इंडोर के पीसीबी में, आउटडोर के पीसीबी में, बीच में कनेक्टर में कहीं पर भी अगर लूज कनेक्शन है तो भी कम्युनिकेशन एरर आ सकता है। ऑल कनेक्शन शुड बी एज पर द वायरिंग डायग्राम। कई बार क्या होता है कि हम कुछ प्रॉब्लम को चेक करने के लिए कुछ वायर को डिस्कनेक्ट करते हैं। सो डिस्कनेक्ट करने के बाद जब हम वापस उसको कनेक्ट करते हैं तो वो इंटरचेंज हो जाती हैं, इधर की वायर उधर, उधर की वायर उधर लग जानी चाहिए। तो इस तरह से अगर होता है तो भी कम्युनिकेशन एरर आ सकता है या कुछ और भी फॉल्ट हो सकता है। सो हमेशा ध्यान रखो कि वायरिंग डायग्राम के हिसाब से ही अंदर की वायरिंग होनी चाहिए। सो कभी भी यूनिट को स्विच ऑन करने से पहले एक बार चेक कर लो कि जो भी आपने वायर कनेक्शन किए हैं या उसमें जो लगे हुए हैं वो एज़ पर द वायरिंग डायग्राम है या नहीं है। एंड सबसे लास्ट में आता है इंडोर कंट्रोलर या आउटडोर कंट्रोलर में भी फॉल्ट है। ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली, एक बार हम फिर से नज़र डालते हैं। जब भी कम्युनिकेशन एरर आता है तो कम्युनिकेशन आने की क्या क्या वजह हैं वो हमने डिस्कस की। अब हमने सबसे पहले कोड चेक कर लिया, कोड ठीक था। उसके बाद हमने लाइन न्यूट्रल, मेन लाइन न्यूट्रल चेक कर लिया, मान लो वो भी ठीक है। उसके बाद अर्थिंग चेक किया हमने, अर्थिंग भी ठीक है, अर्थिंग भी प्रॉपर है। उसके बाद फिर हमने लाइन और न्यूट्रल और अर्थिंग और सिग्नल
जो इंडोर से आउटडोर को जा रहे हैं उनका सीक्वेंस भी चेक कर लिया, वो भी प्रॉपर है, उसमें भी कहीं पर भी इंटरचेंज नहीं है, ठीक तरह से जा रहा है। उसके बाद और वायर में कहीं जॉइंट भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने चेक किया कि बहुत सारे कनेक्शंस जो लगे हुए हैं वो भी सब टाइट हैं अच्छी तरह से, कहीं भी लूज कनेक्शंस नहीं है। उसके बाद हमने वायरिंग डायग्राम के हिसाब से पूरी वायरिंग भी चेक कर ली। अब लास्ट चांस बचता है कि इंडोर का पीसीबी ख़राब हो सकता है या आउटडोर का पीसीबी ख़राब हो सकता है। सो इंडोर का पीसीबी कम्युनिकेशन आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कम्युनिकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये चेक करने के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं उसको कि इंडोर का पीसीबी कम्युनिकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये कैसे चेक करें। तो इंडोर का पीसीबी कंफर्म हो जाएगा कि वो कम्युनिकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके बाद बचता है आउटडोर का पीसीबी और कंप्रेसर। तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया है। तो उस वीडियो को देखकर भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि आउटडोर का पीसीबी कंप्रेसर के लिए सप्लाई आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये चेक करने का प्रोसेस क्या है, उधर चेक करके भी हमें आसानी से ये पता लग जाएगा कि आउटडोर के पीसीबी ठीक है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह से इतने सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, ये सारे पॉइंट्स अगर हम ठीक तरह से चेक कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमें मदद मिलेगी कम्युनिकेशन एरर को सॉल्व करने के लिए।